गोवा, नॉर्थ गोवा। मंडे यानी कल की बात है। ये सुबह 17 साल का एक लड़का ऋषभ कॉलेज जाने के लिए घर से निकला। उसके पिता हमेशा उसको बस स्टॉप तक अपनी स्कूटी पर छोड़ा करते थे। कल भी निकले और घर से नॉर्थ गोवा में एक धारगुलिम हाईवे है, उसी धारगुलिम हाईवे के एक बस स्टॉप पर हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह ऋषभ के फादर ने अपने बेटे को ड्रॉप किया और उसी स्कूटी से अब वो वापस घर लौट गए, क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद आ जाती। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऋषभ कॉलेज में। पिता चले। पिता के जाने के बाद अचानक सुबह 7:45 का वक्त है, एक शख्स ब्लैक रेनकोट और हाथों में दस्ताना पहने स्कूटर पर उसी बस स्टॉप के करीब आता है। स्कूटर रोकता है। उसके स्कूटर पर उसने अपने दोनों पैरों के बीच में वाइट रंग कलर की एक बाल्टी रखी हुई थी और साथ में एक जग। स्कूटर को रोकता है, जग उठाता है और स्कूटर उसने बिल्कुल ऋषभ के बराबर में रोका। ऋषभ बेफिक्र उस आए हुए अनजान शख्स से, लेकिन तभी वो शख्स अचानक उसी जग से बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी उसको भर कर निकालता है और ऋषभ की तरफ उछाल देता है। इसके बाद वो फिर से जग भरता है, फिर से ऋषभ पर फेंकता है। लगभग 1/3 बाल्टी वो खाली कर देता है और ऋषभ इधर पूरे सर से पैर तक उसे लग रहा है जलन हो रही और ज़मीन पर गिर पड़ता है। आसपास में कुछ लोग थे। जब तक वो भी कुछ समझते संभलते तब तक स्कूटर वाला उस प्लास्टिक की बाल्टी और जग को वहीं ज़मीन पर छोड़कर सड़क किनारे स्कूटर पर तेज़ी से निकल जाता है। इधर अब ऋषभ की हालत ख़राब। आसपास के लोगों ने देखा। बड़ी मुश्किल से ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला और एक शख्स को दिया। उसने कहा, ये मेरे पापा का नंबर है, आप उनको फ़ोन मिला दीजिए। उस शख्स ने फ़ोन मिलाया। पापा अभी जस्ट उसको छोड़कर घर पहुँचे थे। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा यहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा है। वो बदहवास वापस स्कूटी पर आते हैं। ऋषभ की हालत देखकर दहल उठते हैं। सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म लगभग जल रहा था। फ़ौरन उसे लेकर गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं। अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं। 80% बर्न था। उसकी दाहिनी आँख जल चुकी थी। दाहिनी तरफ के बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जल चुका था, क्योंकि जब वो जग से उसके ऊपर फेंका जा रहा था, बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी वो कुछ और नहीं, एसिड, तेज़ाब था। वो तेज़ाब जो किसी को भी जला कर रखते। तो वही तेज़ाब ऋषभ पर फेंका गया था। उस अनजान शख्स ने फेंका था। बाल्टी भर कर लाया था, 1/3 खाली कर गया था। डॉक्टरों ने अब देखा 80% से ज़्यादा बर्न, अंदरूनी भी ऑर्गन पर असर पड़ा। प्लास्टिक सर्जन से लेकर बाकी के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। इस वक्त भी ऋषभ उसी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। अब जब ये सब कुछ हुआ, उधर पुलिस को खबर मिली। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब पहुंचता है। वहाँ पुलिस जब जाती है तो उसे अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वही सड़क किनारे एक बाल्टी सफ़ेद रंग की और उसमें काली काली कोई चीज़। फ़ौरन पता चल जाता है कि ये एसिड है। पास में वो जग भी था। अब पुलिस सारी चीज़ें उठाती है। चश्मदीद कुछ बस स्टॉप पर जो थे उनसे पूछती है। इत्तफाक से उनमें से किसी ने उस स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था जिस पे वो अनजान शख्स आया था। उस स्कूटर के नंबर के ज़रिए पुलिस उसके मालिक का पता करती है तो पता चला कि उस शख्स का नाम नीलेश। पुलिस अब उसे ढूंढती है। उसके मोबाइल के नंबर के ज़रिए पता चला वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पर है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब सोमवार की शाम हो चुकी थी, लेकिन नीलेश उनके हाथ लग जाता है। पुलिस नीलेश को पकड़कर गोवा लाती है। उससे पूछताछ होती है। बिना ज़्यादा किसी मेहनत और कोशिश के नीलेश अपना जुर्म कबूल करता और कहता है कि हाँ, उस लड़के ऋषभ पर तेज़ाब मैंने ही फेंका। पुलिस पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एक 17 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नीलेश बताता है कि 1 महीने पहले मई में इसी साल उसकी 17 साल की एक बेटी संदिग्ध तौर पर मारी जाती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि असल में नीलेश महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र और
गोवा बॉर्डर के पास एक गांव है, वहीं पर। बेटी को गोवा में अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, उन्होंने अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब नीलेश काम के सिलसिले में खुद महाराष्ट्र में रहते, तो गोवा में नीलेश के एक साला यानी कि उनकी बेटी के मामा रहा करते थे। नीलेश की बेटी अपने मामा के घर पर रहकर स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई। ऋषभ और नीलेश की बेटी में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऋषभ ने गोवा में एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन नीलेश की बेटी अब किसी और जगह थी। इसी बीच में अब इन दोनों का मिलना मिलाना भी कम हो गया। मई के महीने में एक रोज़ नीलेश की बेटी ऋषभ के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। तब तक ऋषभ के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो उन्हें समझाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि देखो अब तुम ऋषभ को भूल जाओ और दोबारा इधर मत आना। इसके बाद नीलेश की बेटी घर लौट आती है, सदमे में चली जाती है, नींद की गोली खा लेती है। नींद की गोली खाने के बाद उसे उल्टियाँ आती हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर तमाम कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं पाते और मई में ही नीलेश की बेटी की मौत हो जाती है। बेटी की मौत से पहले नीलेश को ये पता चल चुका था कि उस दिन जिस दिन इसने नींद की गोली खाई थी वो कहाँ गई थी, और उसे ऋषभ और उसकी दोस्ती के बारे में भी पता था। बेटी की मौत का सदमा नीलेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कहीं ना कहीं उसकी बेटी की मौत के लिए ऋषभ जिम्मेदार है, और बस उसी दिन से उसने तय किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा। तरीका सोचता रहा और आखिरकार उसने एसिड के ज़रिए ऋषभ पर हमला करने का फैसला किया। फिर उसने बाज़ार से तेज़ाब खरीदा, बाल्टी में भरा, रेकी की। उसे पता था कि ऋषभ कॉलेज कितने बजे जाता है, बस स्टॉप पर कब पहुंचता है, वापस कब आता है। सुबह चूँकि वक्त भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए उसने सुबह का वक्त चुना। और मंडे, सैटरडे, संडे के बाद कॉलेज खुला और वो दूर था। उसने देखा जैसे ही ऋषभ को उसके फादर ड्रॉप करके चले गए, वो करीब गया, रेनकोट पहने हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था, हाथ में दस्ताने थे ताकि तेज़ाब से हाथ उसका न जले, और उसने जग से भर भर कर नीलेश पर तेज़ाब फेंका और वहाँ से निकल गया। गोवा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब उसने सारी कहानी सुनाई, नीलेश के चेहरे पर कोई भी पछतावे का भाव नहीं था। उधर गोवा मेडिकल कॉलेज में ऋषभ का भी इलाज चल रहा है। हालत सीरियस है, डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कहानी का सबसे बेचैन करने वाला पहलू ये है कि एक तरफ एक लड़की है जिसकी 17 साल की वो भी थी, उसकी मौत हो गई। एक तरफ एक लड़का है जो उस लड़की का दोस्त था। अब इन दोनों की दोस्ती के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। लड़की को लगा कि जिससे उसकी दोस्ती है वो उससे दूर हो रहा है। वो उसके घर जाती है, फिर लौटती है, फिर सदमे में जाती है, फिर जो भी कदम उठाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब लड़की के बाप को ये लगता है कि उसकी बेटी की मौत के लिए वो लड़का जिम्मेदार है, और फिर वो ये तेज़ाब से हमला करता है। इसे कहाँ से हम जस्टिफाई कर पाएंगे? हम कैसे कह पाएंगे कि एक बेटी की मौत का एक बाप ने ऐसा बदला लिया तो अच्छा किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून की नज़र में ये एक जुर्म है, किसी की भी जान लेना, उसको नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये कहानी अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसको लेकर हम सोचें क्या, कहें क्या। तो आप भी सोचिए, आपको लगता है आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।